इसके साथ ही अब वह राका की बाहों में समाई हुई थी। याना की पीठ राका के सीने से लगी हुई थी क्योंकि राका ने उसे झटके से अपनी तरफ खींच लिया। इससे पहले कि याना कुछ समझ पाती, तभी राका की ठंडी वॉइस उसके कानों में गई। भूलना मत कि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, इसलिए खबरदार, जो आज के बाद दूर रहने की कोशिश की, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इस शादी को तुम जितना जल्दी हो सके एक्सेप्ट कर लो, तुम्हारे लिए बेहतर होगा। इतना कहकर राका ने अपनी आंखें बंद कर ली और याना यूं ही उसकी बाहों में शांत लेटी रही। अब उसे कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं हुई। वह भी काफी थकी हुई थी। देखते ही देखते वह भी नींद के आगोश में चली गई। वहीं दूसरी तरफ क्रिश रॉकी से मिलकर जैसे ही कमरे में वापस आया, उसने बेड की तरफ देखा। आशी बेड पर नहीं थी। यह देखकर उसे गुस्सा आने लगा था। उसके हाथों की मुट्ठियां कस रही थी। क्रिश की नजर अपने आप बालकनी की तरफ गई, जहां बालकनी की कांच का विंडो लगा हुआ था। फिर उसने अपनी नजर उठाकर बाथरूम की तरफ देखा, तो बाथरूम से भी पानी गिरने की कोई आवाज नहीं थी। क्रिश ने कदम बाथरूम की तरफ बढ़ा दिए, तो बाथरूम खुला हुआ था और आशी उसमें नहीं थी। अब क्रिश गुस्से से फ्रस्ट्रेट होते हुए अपने आप से बोला, फायरफ्लाई, तुम्हें तो मैं। और इससे पहले क्रिश अपनी बातों को कंप्लीट कर पाता, तभी उसे क्लोजेट रूम के अंदर से आशी की आवाज सुनाई दी, साइको, मैं आखिरी बार पूछ रही हूँ, तुम मेरी तीनों शर्तें कंप्लीट करोगे या नहीं? और आशी की इस आवाज को सुनकर क्रिश गुस्से से क्लोजेट रूम से बाहर खड़ा होकर आशी को वार्निंग देते हुए बोला, नहीं, कभी नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला। और फायरफ्लाई, तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम जल्दी से बाहर आ जाओ, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और क्रिश की इस धमकी को सुनकर आशी, जो कि क्रिश को हाँ का इंतजार कर रही थी, वह मुंह बनाते हुए क्रिश को आवाज लगाते हुए बोली, ठीक है, आ रही हूँ, बुड्ढे कहीं के। और आशी के मुंह से यह शब्द सुनते ही क्रिश की आंखें फैल गई। क्रिश, जो कि अभी क्लोजेट रूम के बाहर ही खड़ा था और उसने यह बातें सुन ली थी क्योंकि क्लोजेट रूम साउंड प्रूफ नहीं था, आशी के मुंह से अपने लिए बुढ़ा सुनकर उसे अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। उसने एक बार फिर आशी पर गुस्सा करते हुए कहा, क्या कहा तुमने? एक बार फिर से कहो, क्या तुमने मुझे बुड्ढा कहा फायरफ्लाई? आशी, जो कि अभी क्लोजेट रूम में थी, बच्चों की तरह मुंह खोलकर अपने सीने पर हाथ बांधे हुए हाँ में सर हिलाते हुए बोली, हाँ, तुम बुड्ढे हो क्योंकि तुम मेरी बात नहीं मानते। अपनी मासूम क्यूट सी बीवी को हर वक्त डांटते रहते हो। तुम्हारी बीवी तो तुम्हारे लिए इतनी मुश्किल से तैयार हुई है, उसकी तारीफ भी नहीं करते, मुस्कुराते नहीं हो क्योंकि तुम्हारे दांत टूट गए हैं। मुझे आई लव यू भी नहीं बोलते क्योंकि तुम्हें बोलना ही नहीं आता। तुम्हें तो पता ही नहीं है बीवियों को खुश कैसे किया जाता है। शुक्र मनाओ मैं तुम्हारी बीवी हूँ और तुमसे अभी भी प्यार करती हूँ, वरना मेरी जगह कोई और होता तो तुम जितने खड़ूस हो, तुम्हें छोड़कर भाग जाती तुम्हारी बीवी, समझे? इसलिए तुम सिर्फ खड़ूस नहीं बल्कि बुढ़े भी हो। साइको, मैं क्या करूँ राम, मुझे बुढ़ा मिल गया। और तभी फाइनली आशी की इस बात को सुनकर क्रिश का पारा पूरी तरह हाई हो गया था। वह गुस्से से अपने बाल नोचते हुए आशी पर चिल्लाते हुए बोला, फायरफ्लाई, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम्हें तो मैं इतना कहकर क्रिश जैसे ही क्लोजेट का दरवाजा गुस्से से तोड़ने वाला था, तभी उस क्लोजेट रूम का दरवाजा खुलता हुआ महसूस हुआ और यह महसूस होते ही वह अचानक ही रुक गया
वह जल्दी से क्लोजेट रूम के दरवाजे के सामने आने को हुआ। तभी उसके कानों में आशी के गाना गाने की आवाज आने लगी। वहां एक म्यूजिक प्ले होने लगा, जिसे सुनकर तो क्रिश को अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। मैं क्या करूँ राम, मुझे बुढ़ा मिल गया। मैं क्या करूँ राम, मुझे बुढ़ा मिल गया। मुझे बुढ़ा मिल गया। क्रिश आशी को देखकर पूरी तरह हैरान था, क्योंकि आशी शादी के लहंगे में सर पीट पीट कर घूमते हुए नाच रही थी और मुंह बनाकर कह रही थी, जो सुनकर क्रिश को गुस्से के साथ साथ हैरानी हो रही थी। आशी क्रिश के अगल बगल घूम रही थी और गाना गा रही थी। हाय मैं क्या करूँ राम, मुझे बुढ़ा मिल गया। क्रिश को गुस्सा आया। वह अचानक आशी की तरफ जाता, तभी आशी साइड से निकलकर एक गुड़िया की तरह चलते हुए बड़ी ही अदा दिखा रही थी और गाना गा रही थी। मैं गुड़िया हंसी, मेरी मोरनी सी चाल है। मैं क्या करूँ राम, मुझे बुढ़ा मिल गया। क्रिश एक बार फिर आशी को पकड़ने को हुआ। तभी आशी जल्दी से उछलकर साइड हो गई। तभी क्रिश के हाथों आशी के लहंगे की डोर लग गई। वह अपने चेहरे पर डेविल स्माइल लाते हुए अचानक उसके लहंगे की डोर पकड़कर खींच लेता है। आशी का लहंगा भारी होने के कारण एक सेकंड में नीचे गिर गया, लेकिन अगले ही पल क्रिश की आंखें फैल गई, क्योंकि आशी ने अंदर एक शॉर्ट पैंट पहन रखी थी और आशी गाना गा रही थी। क्या होगा अनजान, मुझे बुढ़ा मिल गया। मैं क्या करूँ राम, मुझे बुढ़ा मिल गया। अब आशी ब्राइडल ब्लाउज और शॉर्ट पैंट में थी। उसने अपना दुपट्टा खुद ही निकाल कर क्रिश के चेहरे पर फेंक दिया और घूम घूम कर उछल उछल कर डांस करने लगी। क्रिश अपने चेहरे पर पड़ा हुआ आशी का दुपट्टा खींचकर फ्लोर पर फेंक देता है और अपनी जलती हुई निगाहों से आशी को देखने लगा। और आशी गाना गा रही थी। मैंने जो उठाया घूंघट बुढ़ा गुस्सा खा गया। मैं क्या करूँ राम, मुझे बुढ़ा मिल गया। अपनी बातों को कहकर आशी अचानक ही एक जगह पर रुकी और अगले ही पल उसकी नजर क्रिश के चेहरे पर गई, जो कि गुस्से से पूरा डार्क हो गया था। तो आशी को अपनी गलती का एहसास हुआ कि उसने तो शेर के मुंह में अपना सर ही दे दिया है। अब बेचारी अपना सलाइवा घूटते हुए डर के मारे अपने कदम पीछे लेते हुए जल्दी से कमरे से बाहर भागने को हुई। तभी बेचारी की बदकिस्मत की क्रिश ने जल्दी से दौड़कर उसे पीछे से अपनी बाहों में कैद कर लिया। आशी डर के मारे लगभग रोते हुए, छोड़ो मुझे साइको, छोड़ो, तुम इधर आओ मेरे पास, तुम्हें मैं बुढ़ा नजर आता हूँ, आज मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, फायरफ्लाई कहते हुए क्रिश ने आशी को अचानक ही बेड पर पटक दिया। सॉरी साइको, सॉरी सॉरी, गलती हो गई, कहकर आशी तुरंत बेड से उतरकर भागने को हुई। तभी क्रिश अगले ही पल उसके पैर पकड़कर अपने करीब खींचता है। आशी खुद को संभाल नहीं पाई और एक बार फिर बेड पर लेट गई। और तभी क्रिश झटके से उसके ऊपर आते हुए गुस्से से दांत पीसकर बोला, यह तो तुम्हें यह करने से पहले सोचना चाहिए था। अब तुम मुझसे नहीं बचने वाली फायरफ्लाई। आज मैं तुम्हें इसकी ऐसी सजा दूंगा कि तुम हमेशा याद रखोगी मैं तुम्हें बुढ़ा नजर आता हूँ। अब तुम देखो इस बुढ़े का स्टेमिना। नहीं नहीं साइको, नहीं, सॉरी सॉरी प्लीज। अब आशी के शब्द उसके मुंह में ही रह गए, क्योंकि क्रिश ने उसके होठों पर अपने होठ रख दिए थे और उसे फोर्सली किस करना शुरू कर दिया था। आशी खुद को बचाने के लिए हाथ पैर मारती रह गई, लेकिन अब वह क्रिश के चंगुल से बचने वाली नहीं थी। कुछ ही देर में आशी की मदहोश कर देने वाली सिसकियां
कमरे में गूंज रही थी क्योंकि क्रिश काफी गुस्से में उसके साथ इंटीमेट हो रहा था। वहीं दूसरी तरफ नताशा, जो कि यह सोचकर चैन की नींद सो रही थी कि अब रॉकी उसे आज की रात परेशान नहीं करेगा, अगले ही पल उसे अपने ब्लैंकेट के अंदर कुछ अजीब सी हलचल महसूस हुई। उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसके ऊपर हावी होकर उसे खाने की कोशिश कर रहा है। उसने धीरे से अपनी आंखें खोलकर देखा तो हैरान रह गई क्योंकि रॉकी उसके ऊपर जाकर धीरे-धीरे उसकी बॉडी को अपने हाथों से सहलाते हुए उसकी शर्ट के बटन खोलने की कोशिश कर रहा था, जिसे इस वक्त नताशा ने पहन रखी थी। अचानक रॉकी को अपने ऊपर देखकर नताशा घबराते हुए उसके सीने पर हाथ रखकर उसे खुद से दूर करने की कोशिश करते हुए बोली, रॉकी, यह तुम यह तुम क्या? प्लीज रॉकी, अभी। और इससे पहले नताशा आगे कुछ कह पाती, तभी रॉकी तुरंत उसके मुलायम होठों पर अपनी उंगली रखकर उसे आगे कुछ भी कहने से रोकते हुए अपनी मैग्नेटिक वॉइस में बोला, कुछ मत कहो वाइफी, हमारी फर्स्ट नाइट है, मैं इसे इस तरह जाने नहीं दे सकता, अरेंजमेंट हो गया है। कहते हुए रॉकी उसके होठों को अपने होठों से सहला रहा था। इस वक्त रॉकी की आंखों में नताशा के लिए डिजायर साफ नजर आ रही थी, जिसे देखकर नताशा को घबराहट हो रही थी। उसने तुरंत थोड़ा शर्माते हुए पूछा, अरेंजमेंट? लेकिन कैसे, इतनी रात को? यह जानना तुम्हारा काम नहीं है, तुम बस इतना समझो कि हम दोनों आज रात साथ रहेंगे। इतना कहकर रॉकी ने धीरे से अपने होठ नताशा के होठों पर रखे और उसे किस करना शुरू कर दिया। वह काफी सॉफ्ट तरीके से किस कर रहा था। नताशा की आंखें अपने आप बंद हो गई थी और उसके हाथ रॉकी के बालों में लिपट गए थे। नताशा का साथ पाकर रॉकी धीरे धीरे अपने और डीप होता जा रहा था, जिससे नताशा भी अपने आप में खोती जा रही थी। नताशा अपनी आंखें बंद किए हुए रॉकी को फील कर रही थी और तभी रॉकी की डीप वॉइस उसके कानों में गई, प्लीज आंखें खोलो वाइफी, आज की रात हम दोनों के लिए स्पेशल है, प्लीज मेरी तरफ देखो। रॉकी की बातें सुनकर नताशा का चेहरा शर्म से लाल हो रहा था, लेकिन उसने फिर भी धीरे से आंखें खोलकर रॉकी की तरफ देखा तो उसे और भी ज्यादा शर्म आने लगी क्योंकि रॉकी की आंखों में उसके लिए चाहत थी। बस मुझे ऐसे ही देखो वाइफी, कहकर रॉकी ने एक बार फिर उसके चेहरे की तरफ देखते हुए अपनी मोहब्बत लुटानी शुरू कर दी। यह देखकर नताशा का चेहरा शर्म से लाल हो रहा था। उसने अपने मुंह पर हाथ रखकर अपनी सिसकियों को काबू करने की कोशिश की, जो देखकर रॉकी और भी ज्यादा पैशनेट होने लगा, जिससे नताशा समझ ही नहीं पा रही थी। नताशा भी अपनी आंखें बंद किए हुए रॉकी के होठों से अपने होठ जोड़ देती है। दोनों ही एक दूसरे को किस करने लगे। अगले ही पल नताशा के चेहरे पर दर्द साफ नजर आने लगा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह दर्द से चिल्लाने को हुई। तभी रॉकी अपने किस को और भी ज्यादा करने लगा। उसने नताशा की आवाज को उसके अंदर ही दबा दिया और कुछ ही सेकंड के मौज के बाद उसने धीरे धीरे अपनी हरकत शुरू कर दी। नताशा को इस चीज से तकलीफ तो बहुत हो रही थी, लेकिन फिर भी उसने रॉकी को खुद से दूर करने की कोशिश नहीं की, बल्कि रॉकी का साथ देने की कोशिश कर रही थी। कुछ देर बाद नताशा को भी अच्छा लगने लगा था। अब रॉकी ने उसके चेहरे की तरफ देखते हुए प्यार से पूछा, ज्यादा तकलीफ तो नहीं हो रही बेबी? रॉकी के इतने प्यार से पूछने पर नताशा ने हाँ में सर हिलाया, जो देखकर रॉकी के चेहरे पर
प्यारी सी मुस्कान आ गई। उसने नताशा के होठों पर किस करते हुए कहा, अब नहीं होगी वाइफी। और यूं ही करते करते पूरी रात बीत गई। इस बीच रॉकी और नताशा ने एक दूसरे को जी भरकर प्यार किया और अगली सुबह लगभग 11 बजे रॉकी और नताशा एक दूसरे के सीने से लगे हुए सोए हुए थे। रात भर एक दूसरे को प्यार करने के बाद दोनों अभी एक दूसरे की बाहों में थे। नताशा के चेहरे पर थकान साफ नजर आ रही थी। फ्लोर पर गिरे हुए कपड़े रात के रोमांटिक टाइम की चुगलियां कर रहे थे। और वहीं दूसरी तरफ क्रिश और आशिक का कमरा। दोस्तों, आगे की कहानी पढ़ने के लिए और सुनने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ हमारे चैनल डीएल हिंदी स्टोरी पर। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले एपिसोड के साथ। और हाँ दोस्तों, वीडियो को लाइक अवश्य करें और अपना कमेंट अवश्य करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। धन्यवाद।